हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस और हमारे चैनल पे ज्वाइन बटन हमने दिया है। तो हमारा जो वीडियो है वो फिलहाल क्या है, फ्री ही है। आगे भी मैं सोचता हूँ कि फ्री ही रखूं। मैंने उस ज्वाइन बटन को सिर्फ इसलिए ऑन कर दिया था कि आप लोग को यदि लगता है कि जनरल एडुको को सपोर्ट किया जाए तो आप सपोर्ट कर सकते हैं, कोई बाध्यता नहीं है। और एक बात साफ मैं कर देता हूं, फिलहाल मैंने उसमें कोई भी कंटेंट, तीनों में सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम, ठीक है, प्लेटिनम नहीं डायमंड करके बना रखा है, उसमें कोई कंटेंट नहीं है। आपको यदि लगता है हमारे वीडियो को देख कर के हाँ जनरल एडुको को सपोर्ट किया जाना चाहिए तो आप सपोर्ट कर सकते हैं। तीनों में से किसी भी पैकेज से कोई बाध्यता नहीं है और वीडियो कंटेंट फिलहाल उसमें ऐड नहीं किया गया है। मैं सोचता हूँ हमारा चैनल जो है फ्री ही रहे, आगे भी फ्री रख सकूं, लेकिन आप लोग एक बेहतर सपोर्ट या तो वीडियो देख कर दीजिए या फिर और मैं अपना कुछ ठीक है, सपोर्ट मैं ऐसे भी नहीं मांग सकता हूँ। ठीक है, आपको यदि कंटेंट बेहतर लगे, हाँ कि आपको सीख रहे हैं, तो आप सपोर्ट कीजिएगा तो हमारे लिए भी बेहतर होगा। यदि मैं आपको बेहतर नहीं दे पा रहा हूं तो सपोर्ट नहीं कीजिए, मैं और भी बेहतर वीडियो बनाने की कोशिश करता रहूंगा। ठीक है, तो वो ज्वाइन बटन से आप सपोर्ट लगता है आप कर सकते हैं तो करें। तो चलिए आज शुरू करते हैं, उस पर अब ज्यादा बात नहीं करने की जरूरत है। अब वीडियो रोज हमारा आएगा और बीपीएससी से रिलेटेड ही वीडियो हमेशा रहेगा दोस्तों। तो देखते हैं संसद का सदस्य बनने हेतु अर्हताएं क्या क्या है। तो संसद से के सदस्य बनने हेतु अर्हताएं क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले तो अर्हताएं ये होता है कि वो भारत का नागरिक हो। ठीक है, बाकी बात हम निहरताएं में करेंगे। ठीक, एक चीज और है, अच्छा ठीक है, भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। दूसरा ये है कि लोकसभा के लिए न्यूनतम उम्र की जरूरत क्या पड़ती है, संसद का एक भाग है तो 25 वर्ष पूरा किया जाना होना चाहिए। तीसरा है कि आप किसी में राज्यसभा का यदि सदस्य बनना चाहता है कोई व्यक्ति तो उसके लिए उसे 30 वर्ष की न्यूनतम आयु पूरी होनी चाहिए। ठीक है, और संसद के द्वारा जो अर्हताएं निर्धारित की गई है वो होना चाहिए। तो और जो अर्हताएं या निहरताएं क्या है वो हम वर्णन करेंगे किसमें, उसके निरअर्हताएं में। तो एक चीज ध्यान देना है कि ये जो अर्हता की बात किया गया है ये अनुच्छेद 84 अनुच्छेद से बहुत सारा क्वेश्चन जो है ना आप लोगों को पूछा जाता है। तो ये जो है सदन का सदस्य बनने हेतु अर्हताएं में बस भारत का नागरिक हो, लोकसभा का सदस्य हो, 25 वर्ष होना चाहिए, राज्यसभा हो, कर रहा कोई कहता दिवालिया नहीं होना चाहिए, लाभ का पद नहीं होना चाहिए, तो वो सब हम पढ़ते हैं निरअर्हताएं में। ठीक है ना, तो चलते हैं या अनुच्छेद जो है, चलिए इसी से लिखते हैं, बार बार मार्क करते हैं, 102। इसमें संसद से रिलेटेड निरअर्हता की बात किया गया है, निरअर्हताएं की बात किया गया है। तो संसद से निरअर्हताएं की जो बात किया गया है इसमें बहुत सारे पॉइंट है। तो पहला तो एक ये है कि अनुच्छेद 102 के आधार पे, ठीक है, फिर रहा है दल के आधार पे 10वीं अनुसूची, एक है आपका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम। अच्छा, इसको लिखते हैं, थोड़ा सा मिटाते हैं, अनुच्छेद अब देखेंगे हम 102 में निरअर्हताएं हैं। ठीक है, और निरअर्हताएं जो है मिलनी 4 प्रकार से मिलता है। पहला तो वही है अनुच्छेद 102 के आधार पे। ठीक है, बहुत सारा जो है निरअर्हता की बात इसी में किया गया है, इसी में किया गया जो लाभ का पद ना हो, लाभ का पद ना हो, तो इसमें भी डिटेल से आप देखेंगे कि क्या क्या होता है। फिर है दूसरा दल बदल के आधार पे, बदल के आधार पे, और ये आपकी वर्णन किया गया है 10वीं अनुसूची में। थोड़ा सा चलिए ठीक है, इतना तो बोर्ड में ही रहा है, 10वीं अनुसूची। अगला है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, और एक है पद रिक्ति के आधार पे,
पद रिक्ति के आधार पर। तो ये 4 तरह से जो है संसद में निरर्हता दिया जाता है कि कोई व्यक्ति अयोग्य है, ठीक है ना। ये थोड़ा शुद्ध वर्ड है तो निरर्हता बोलने में लगता है, तो अयोग्य किस किस आधार पे ठहराया जा सकता है, मिलनी और भी बहुत सारे कारण हैं, ठीक है, या फिर पद को छोड़ सकता वो कारण है। तो ये आपका अनुच्छेद 102 के आधार पर लाभ का पद भी नहीं हो, दल बदल के आधार 10वीं अनुसूची की बात करेंगे, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की बात करेंगे, पद रिक्ति के आधार पे इसकी बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अनुच्छेद 102 के आधार पे हम बात करते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो है संसद का सदस्य तभी हो सकता है जब तब तक वो क्या है, किसी लाभ की पद पे नहीं, यानी कोई जॉब नहीं कर रहा हो, किसी और चीज में वो लगा हुआ ना हो, मेनली सरकारी चीज में, ठीक है ना, तो किसी लाभ की पद पर ना हो। और संसद को ये अधिकार है कि कौन सा व्यक्ति किसी काम में लगा हुआ है तो वो लाभ का पद है कि नहीं है, वो संसद निर्धारित करता है कि वो जो पद है वो, अब इसी 102 में हम पढ़ेंगे कि वो मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। यदि न्यायालय घोषित कर दिया है कि मानसिक रूप से वो विचलित व्यक्ति है, उसके लिए वर्ड यूज किया गया है विकृत चित्त, अनसाउंड माइंड। यदि वो अनसाउंड माइंड है, विकृत चित्त वाला है, तो भी वो संसद का सदस्य नहीं बन सकता है। आगे है वो दिवालिया ना हो, दिवालिया का मतलब जिसके पास धन दौलत पूरी तरह से खत्म हो जाता है, सरकार जब्त कर लेती है, तो वो दिवालिया ना हो। ये कुछ पॉइंट हुआ, ठीक है। अब है कि कोई व्यक्ति जो है भारत का नागरिक था और अपनी सुरक्षा से किसी दूसरे देश की नागरिकता को ग्रहण कर लिया है, तो इसको भी इसी में बात करेंगे। उस आधार पर भी उस व्यक्ति को भारत में संसद में सदस्य बनने का हक नहीं है। इसी के साथ साथ एक और पॉइंट देखते हैं कि ये क्या है। अच्छा, संसद के द्वारा बनाई गई किसी विधि के द्वारा यदि उस व्यक्ति को क्या है अयोग्य घोषित कर दिया जाता है, तो इस आधार पर भी वो संसद का सदस्य नहीं बन सकता है। अब दल बदल के आधार पे की बात करते हैं। मान लेते हैं किसी पार्टी से वो चुना गया, ठीक है, और उस पार्टी स्वेच्छा से छोड़कर दूसरे पार्टी में वो चला गया, तो संसद की सदस्यता खत्म हो जाए, वहां पे समाप्त हो जाएगा। उस पार्टी का सदस्य तो वो जरूर बन गया, लेकिन संसद का सदस्य जो वो पहले जिस पार्टी में था उसके आधार पे वो संसद का सदस्य नहीं रह जाएगा। तो दल बदल के आधार पे ये 10वीं अनुसूची में बात किया गया है। साथ ही साथ एक और इसमें पॉइंट ये देख सकते हैं कि कोई व्यक्ति किसी पार्टी का है और किसी मुद्दा पर उसको वोट देना है और वो वोट नहीं देता है या फिर इग्नोर करता है, और इसके कारण वो अनुशासनहीनता में आ जाएगा कि अपनी पार्टी को वो सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो इसको यदि 15 दिन के अंदर में ठीक है ना, 15 दिन के अंदर में यदि उसको माफी मिल जाती है अपने पार्टी के सदस्यों के द्वारा या पार्टी के द्वारा जो विधि होता है उस माध्यम से, तब जाकर वो अयोग्य घोषित तो नहीं होगा, लेकिन नहीं माफी मिलता है तो पर भी उसकी सदस्यता खत्म हो जाती है। ये 15 दिन की बात करना है। अब होता है कि कुछ लोग जो चुनाव है ना निर्दलीय आधार पे लड़ते हैं, ठीक है, तो कुछ व्यक्ति जो है निर्दलीय आधार पे चुनाव जब लड़ते हैं तो मान लेते हैं जीत गए। अब उसका मन हुआ कि हम किसी पार्टी का सदस्य बन जाएं, तो उस स्थिति में यदि वो सदस्य बन जाता है तो वो उसकी सदस्यता जो है वो समाप्त हो जाएगी, ठीक है। अब कोई मनोनीत सदस्य है, जैसे लोकसभा में तो अब तो खत्म हो गया, दो जो आंग्ल भारतीयों को किया जाता था 104वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको जो आंग्ल भारतीय को जो चुना जाता था वो समाप्त हो गया। राज्यसभा में अभी भी चुना जाता है, लेकिन वो आंग्ल भारतीय नहीं होते हैं। विभिन्न क्षेत्रों से, विज्ञान है, शिक्षा है, संस्कृति है, सेवा, ये सब के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र से भी अब चुना जाने लगा है, ठीक है। पिछले बार कुछ सचिन तेंदुलकर ये सब को चुना गया, तो वो सब मनोनीत सदस्य होते हैं। और वो मनोनीत सदस्य तो सिर्फ स्वतंत्र रूप से चुने जाते हैं। चुनने के बाद वो किसी पार्टी के सदस्य बन जाते हैं, तो उस स्थिति में उनकी जो संसद की सदस्यता है वो समाप्त हो जाती है, ठीक है। तो ये आपने देख लिया अनुच्छेद 1 के आधार पे और दल बदल के आधार पे। अब बात करेंगे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 और पद। तो देखते हैं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 को डिटेल से।
कि इसके आधार पे अयोग्यता की घोषणा कैसे की जाती है या फिर अर्हता का। तो सबसे पहला पॉइंट ये देखेंगे कि निर्वाचन से संबंधित किसी भ्रष्टाचार में संलिप्त या फिर दोषी पाया जाता है। निर्वाचन से संबंधित मतलब कि निर्वाचन जो हो रहा है उसमें कुछ वो अतिक्रम किया हो। अतिक्रम करना मतलब वही समझ सकते हैं कि उस गड़बड़ी करके जीता हो। तो निर्वाचन से संबंधित किसी भ्रष्टाचार में यदि कोई सदस्य संलिप्त पाया जाता है तो उस स्थिति में भी उसका जो है संसद की सदस्यता नहीं होगा। या न्यायालय के द्वारा किसी चीज में उसे दोषी ठहरा दिया गया हो, वो सजा दिया गया हो 2 साल या 2 साल से अधिक, ठीक है, 2 वर्ष या अधिक अवधि की सजा यदि कोई पाया हुआ व्यक्ति है तो उसे भी संसद के सदस्य बनने की शक्ति नहीं है, वो अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। उसे कम की सजा मिला है, 2 साल से कम की सजा है, 1 साल है, 1.5 साल है, तो जो क्राइटेरिया है 2 साल, यदि वो 11 महीना तक भी रहा, हम उसको जोड़ के कर सकते हैं, उस प्रकार से भी रहेगा तो वो क्या होगा, अर्हता है, योग्यता है उसके पास कि वो बनेगा। अब चुनाव जब होता है तो चुनाव में खर्च किया जाता है, ठीक है ना। हम देख रहे हैं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, जब चुनाव किया जाता है तो चुनाव में खर्च किया जाता है और उस खर्च का ब्यौरा निर्वाचन आयोग के द्वारा मांगा जाता है कि आप खर्च कहाँ से लाए और किस किस जगह से ये आया और किस प्रकार से खर्च किया गया, और एक समय सीमा निर्धारित की जाती है कि किस समय सीमा के अंतर्गत आप इसको दे उसकी खर्च के ब्यौरा को दे सकते हैं। और यदि नहीं दे पाते हैं सही समय पे और सही तरीके से, उसमें कुछ ग्लिच हो जाता है, कुछ गड़बड़ी नजर आता है, उस स्थिति में भी संसद की जो सदस्यता है वो खत्म हो सकती है। और पॉइंट यदि देखा जाता है तो जिसे मान लेते हैं कोई निगम है, ठीक है, तो यानी किसी भी प्रकार का कोई संस्थान है, ठीक है, और वो संस्थान में सरकार का 25% या 25% से अधिक हिस्सेदारी है, तो उसे संस्थान का यदि वो सदस्य है तो उस स्थिति में भी उसे जो है ना संसद की सदस्यता नहीं प्राप्त की जा सकती है। अब व्यापारी वर्ग की बात करते हैं तो एक और बात, अगला पॉइंट है, इसी में नहीं जोड़ना है उसको, कोई कॉन्ट्रैक्ट हो या फिर हितधारक हो सरकार में, यानी सरकारी काम कोई है उसमें वो पार्टनरशिप में कुछ है, उसका भी कुछ शेयर उसमें है, तो उस स्थिति में यदि वो व्यक्ति संसद का सदस्य बनना चाहता है तो वो नहीं बन पाएगा, वो भी अयोग्यता की स्थिति में आता है। और कोई व्यक्ति है जो क्या करे कि विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता बढ़ाए, हाँ इसको इस संबंध में समझता है, किसी को उद्वेलित करे, ठीक है, सरकार के प्रति भड़काए, तो इस स्थिति में इस प्रकार के व्यक्ति को भी, ठीक है, यानी वो यदि ये करने के बाद उसको दंडित किया जाता है, सिर्फ करता हो नहीं, क्योंकि बोलने की स्वतंत्रता का अधिकार है, सरकार यदि गलत कर रही तो उस स्थिति में तो आप बोलेंगे ही, लेकिन एक लिमिट होता है, एक सीमा होता है, संस्था जो व्यवस्था है उसमें यदि गड़बड़ी करने का काम करते हैं, समूह को भड़काते हैं, दंगा करवाते हैं और दंडित कर दिया जाता है उस स्थिति में, तो जाकर उस व्यक्ति को संसद की सदस्यता नहीं मिल पाएगा। और भी पॉइंट ये है दोस्तों, एक है कि आप कोई जो व्यक्ति है भ्रष्टाचार में संलिप्त दिखता है, सरकार के प्रति जो है सत्यनिष्ठा नहीं दिखाता है, उसका भी एक क्राइटेरिया होगा, उसका भी एक मापदंड होगा, उस आधार पे उसको यदि अयोग्य घोषित कर दिया जाता है तो उस स्थिति में भी वो व्यक्ति जो है संसद का सदस्य नहीं बन पाएगा। तो और भी पॉइंट यदि है तो ऐसे है अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी जिसको बोल सकते हैं, दहेज प्रथा और एक है सती प्रथा। तो ये तो अब न के बराबर है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं ऐसा होता है, किसी का पति मर गया और उसकी पत्नी को यदि उस प्रकार से मोटिवेट करके उसके चिता के साथ जलवा दिया जाता है, ये पॉइंट है अभी, इसलिए मैं वर्णन कर रहा हूँ। तो यदि ऐसा होता है तो वैसे व्यक्ति जिसने ऐसा करवाया हो तो उस व्यक्ति को भी संसद की सदस्यता नहीं मिलेगी। एक बात मैंने ये कि अस्पृश्यता मतलब जो छुआछूत की भावना को बढ़ावा देता हो, ऐसे व्यक्ति को भी नहीं मिलेगा संसद की सदस्यता। और दहेज प्रथा ये सब में यदि वो दोषी पाया जाता है, संलिप्त पाया जाता है, तो इस स्थिति में भी वो क्या है, संसद की सदस्यता को ग्रहण नहीं कर सकता है।
अब थोड़ा सी बात ये करते हैं कि अभी एक और पॉइंट मेरा रह गया रिक्त स्थान के आधार पे, तो रिक्त स्थान के आधार पर ये बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये बात करना चाहते हैं कि 10वीं अनुसूची को छोड़कर संसद की सदस्यता के अयोग्यता का अंतिम निर्णय लेने का यदि अधिकार है, तो ये वर्णन ये किया गया है कि अनुच्छेद 103 के आधार पे, ठीक है, अनुच्छेद 102 में वर्णित, ठीक है, निरर्हताओं का अंतिम निर्णय लेने का अधिकार है तो वो राष्ट्रपति को है, और राष्ट्रपति को यह अधिकार है, लेकिन वो निर्वाचन आयोग में वो जो निर्वाचन पदाधिकारी होता है, ठीक है, या फिर निर्वाचन आयोग से परामर्श लेकर ही ऐसा कर सकता है। लेकिन यदि दल बदल की स्थिति की बात आती है तो राज्यसभा से सभापति और लोकसभा का अध्यक्ष है वो ही अंतिम निर्णय लेते हैं कि दल बदल के आधार पर वो व्यक्ति अयोग्य घोषित किया जाएगा या अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो अब बात करेंगे हम अगले पॉइंट की बात करेंगे स्थान रिक्त होने के आधार पे। तो स्थान रिक्त होने के आधार पे ये भी क्या है आपका अनुच्छेद 1 में इसकी पर एक टर्म आया है दोहरी सदस्यता। अनुच्छेद ये लिखते हैं दोहरी सदस्यता हमने 101, 102 और 103 की बात की, तो ये दोहरी सदस्यता जो है 101 की बात है, इसमें वर्णन किया गया, वो भी इसी के आधार पर वर्णन किया गया है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के आधार पर ही दोहरी सदस्यता 101 में जो है कुछ बातों की किया गया है कि कोई व्यक्ति जो है दोनों सदनों के सदस्य चुन लिया जाता हो। ठीक है, तो दोनों सदनों का यदि सदस्य चुन लिया जाता है तो उसको 10 दिन का टाइम मिलता है और उसको चुनना होता है कि वो लोकसभा में रहेगा या राज्यसभा में रहेगा, और वो निर्णय यदि नहीं ले पाता है कि हाँ हम लोकसभा में रहेंगे या राज्यसभा में रहेंगे, उस स्थिति में 10 दिन के बाद उसको राज्यसभा की सदस्यता दे दी जाती है। अब होता है ये कि कोई व्यक्ति एक सदन का सदस्य है और पहले से और दूसरे सदन में भी उसको चुन लिया जाता है, उस स्थिति में क्या होता है ना, पहले का उसका स्थान रिक्त हो जाता है। यानी कि पहले से तो पता था ना कि इसमें वो है, लेकिन फिर भी उसको चुन लिया जाता है। पहला घटना था कि दोनों एक ही साथ चुन लिया गया, दोनों सदनों में चुन लिया गया उसको। ठीक है, तब जाकर वहां पे हुआ कि राज्यसभा की सदस्यता 10 दिनों में मिल जाएगा, लेकिन पहले से किसी सदन का वो है और ठीक है और दूसरा में चुन लिया जाता है, तो पहला वाला वो उसको स्वयं छोड़ना होगा, दूसरे की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी। और एक है कि 2 सीटों के लिए एक ही सदन में 2 सीटों के लिए चुन लिया जाता है। कोई सदन है लोकसभा या राज्यसभा में है, ठीक है, कोई पद जो उसको मिल रहा है तो 2 सीटों के लिए उसको चुनाव कर लिया जाता है, और 2 सीटों में चुनाव कर लिया जाता है। तो इसके लिए जो टाइम है कितना दिन मिलता है ये दिया है। अच्छा, तो दोनों 2 सीटों के लिए चुन लिया जाता है, तो आप प्रेफरेंस देखिए। ठीक है, प्रेफरेंस देखिए, जो आपको बेहतर लगता है उसको एक ग्रहण कीजिए। और आप यदि निर्णय नहीं ले पाते हैं जो टाइम मिलता है, ठीक है, यहाँ पे टाइम का वर्णन नहीं फिलहाल है जिस बुक्स में पढ़ा रहा हूँ, टाइम यदि पता लगेगा तो फिर अगले किसी वीडियो में वर्णन कर लेंगे। ठीक है, बीच बीच में जो छूटेगा वो हम वर्णन करते रहेंगे। तो कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति को एक ही सदन में 2 सीट मिल जाता है तो आपको निर्णय लेना है कि कौन सा सीट आप लेना चाहते हैं। अपनी स्वेच्छा से किसी एक सीट को छोड़ना होगा। तो दूसरा बात कर सकते हैं कोई एक सीट आपको ग्रहण करना होगा, तो यहाँ छोड़ना होगा नहीं, कोई एक सीट आप छोड़ दीजिए। और यदि नहीं छोड़ पाते हैं, निर्णय नहीं ले पाते हैं, तो दोनों सीट वैकेंट रह जाएगा, दोनों सीट खाली माना जाएगा, उस पर किसी का भी दावा नहीं होगा। अब है कि कोई व्यक्ति संसद का सदस्य यानी लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य, साथ ही साथ उसको विधानमंडल का भी सदस्य चुन लिया जाता है। अच्छा, संसद का सदस्य है और उधर विधानमंडल का सदस्य वो नहीं हो सकता है। इसी स्थिति में होने पर व्यक्ति को 14 दिनों के अंदर पर क्या है राज्यसभा के राज्य विधानमंडल के जो सदस्य है उसको हटा दिया जा सकता है। चलो इसको किताबी भाषा में समझकर ऐसे समझते हैं कि पहले से राज्य विधानमंडल का वो सदस्य था, किसी चुनाव के कारण या किसी प्रसिद्धि के कारण, यानी कि उसका जो दायरा है प्रसिद्धि चाहे जो भी है
या फिर लोकसभा या राज्यसभा को उसने चुनाव लड़ा और उसमें जीत गया, ठीक है, तो वो संसद का सदस्य बन गया। लेकिन पहले से तो वो विधानमंडल का भी सदस्य था, तो वो संसद के सदस्य में बने रहना है तो विधानमंडल का जो सदस्य था उसको त्यागना पड़ेगा। सिंपली ये समझ सकते हैं। इसके लिए टाइम होता है आपके लिए 14 दिन का। 14 दिनों में आप विधानमंडल की सदस्यता को छोड़िए, तभी आप संसद की सदस्यता में रहेंगे, अन्यथा वो समाप्त हो जाएगा। अभी यदि आप राज्य की सदस्यता जो विधानमंडल की है नहीं छोड़ते हैं, तो आपका जो केंद्र का यानी लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य बने तो वो नहीं रह पाएगा। ये कुछ पॉइंट था। अब है कि एक त्याग पत्र है, तो त्याग पत्र के द्वारा हम लोकसभा के अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति को हम सौंपते हैं त्याग का, उसके द्वारा भी छोड़ सकते हैं पद को। लेकिन लगता हो राज्यसभा के सभापति को और लोकसभा के अध्यक्ष को कि ये उचित प्रकार से त्याग पत्र नहीं दिया गया, किसी दबाव में है और उस दबाव का कारण यदि उचित नहीं है यानी उसको बना रहना चाहिए, तो उस स्थिति में यानी स्वैच्छिक और वास्तविक जेन्युइन, जिसको बोल सकते हैं वॉलेंट्री और जेन्युइन, वो त्याग पत्र नहीं दे रहा है, तो त्याग पत्र को अस्वीकार कर सकता है लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति। एक है अनुपस्थिति, तो अनुपस्थिति दोनों में, राज्यसभा हो या लोकसभा में हो, अधिकतम 60 दिन यदि वो सदन की जो बैठक होता है उसमें अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता खत्म हो जाती है। यहाँ भी टर्म एंड कंडीशन है। टर्म एंड कंडीशन आपका साहब यही है कि एक है सत्रावसान, तो जितना वो सत्र का अवसान होता है वो नहीं चलता रहता है तो वो टाइम नहीं जोड़ा जाएगा। और कभी कभी सत्र जब चलते रहता है तो बीच बीच में स्थगन 1-2 दिन का होता है, तो उसके लिए लिमिट है कि 4 दिन से अधिक का यदि स्थगन हो जाएगा, 4 दिन का स्थगन हुआ तो वो 4 दिन टाइम जुट जाएगा, जुट के वो 60 दिन पहुंच सकता है। लेकिन 4 दिन से अधिक का स्थगन रह गया सदन में, तो उस स्थिति में 4 के अलावा 5 दिन रह गया तो 5 दिन कैंसिल हो जाएगा, वो नहीं जुटेगा 60 दिन में। तो ये एक अनुपस्थिति के लिए हो गया पॉइंट। अन्य स्थितियां ये है कि न्यायालय के द्वारा उस व्यक्ति का जो चुनाव है, जो चुनाव लड़ा है, वो अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। तो जब वो ये अयोग्य घोषित कर दिया जाता है तो इस स्थिति में भी उस व्यक्ति की जो सदस्यता है वो नहीं रह पाता है। एक पॉइंट और यदि है तो वो अच्छा, सदन से किसी कारण निष्कासित कर दिया जाता हो सदस्य को तो सदस्यता खत्म कर दी जाएगी। एक बात है राष्ट्रपति बन गया हो व्यक्ति, या उपराष्ट्रपति बन गया हो, या फिर राज्यपाल राज्य में बन गया हो, तो उस स्थिति में भी वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। प्रधानमंत्री बनने के लिए सदन की सदस्यता की जरूरत पड़ती है, बट राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल बनने के लिए सदन की सदस्यता की जरूरत नहीं पड़ती है। तो जैसे ही कोई व्यक्ति राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल बन जाता है तो इस स्थिति में भी उसकी सदन की सदस्यता समाप्त हो जाती है। तो हमने आज पढ़ा कि संसद सदस्य की अर्हताएं क्या है, निरअर्हताएं क्या है, ठीक है। तो आगे हम पढ़ेंगे अब अगले वीडियो में। आज इतना ही रहने दीजिए। संसद के कुछ अधिकारी हैं, जैसे थोड़ा सा देख लेते हैं। राज्यसभा का सभापति, राज्यसभा का महासचिव, लोकसभा के अधिकारी बहुत सारे होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष, तो ये सब अधिकारी की बात पॉइंट बाई पॉइंट हम करेंगे अगले वीडियो में। तो बेहतर वीडियो आपका यदि लग रहा है तो इसको आप अपने ग्रुप में अधिक से अधिक शेयर करें। इससे भी बेहतर मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा और आपको फ्री से फ्री बीपीएससी की प्रिपरेशन की तैयारी करवाने की कोशिश करूंगा दोस्तों, ठीक है। हमारी भी कुछ जरूरत है, इसीलिए मैंने ज्वाइन बटन आपके लिए दिया है। यदि आपको लगता है कि हाँ चैनल एडू को सपोर्ट करना चाहिए तो आप बखूबी कर सकते हैं, नहीं लगता है तो कोई बात नहीं है। हम अपना मेहनत जो कर रहे हैं आप लोगों के लिए करते रहेंगे। धन्यवाद।